बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 20 से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, यानी जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए है केमिकली किन कंपोनेंट से मिलके बना है। इस टॉपिक के अंदर हम चंद पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस डीएनए को डिस्कवर किसने किया, उसके बाद कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसकी केमिकल नेचर को समझने के लिए, केमिकल कंपोजिशन को समझने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसे डिस्कवर किया जर्मन केमिस्ट एफ मिस्चर ने इन 1869 के अंदर। और इसे डिस्कवर करने के लिए आपने याद रखना है दो तरह के सेल से एक्सट्रैक्शन की गई। पहला ह्यूमन सेल, उसके बाद फिश स्पर्म। इन दोनों सेल से एफ मिस्चर ने वाइट कलर का एक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया। वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का एक मादा निकाला और इसका नाम न्यूक्लिन रखा। न्यूक्लिन क्यों रखा? क्योंकि ये मटेरियल जो है एसोसिएट करता है विद न्यूक्लियस के साथ। चूँकि हमने अभी पढ़ा है कि ये न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ, तो इसलिए एसोसिएशन तो बन गई। इसी एसोसिएशन की वजह से इसे न्यूक्लिन कहा गया। अब ये न्यूक्लिन जो है ये एसिड की नेचर था, इसकी नेचर तेजाबी थी, तो इस एसिडिटी की वजह से इसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया। उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन देखना है। कंट्रीब्यूशन इस चीज़ के अंदर देखना है कि केमिकली कंपोनेंट को समझने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। न्यूक्लिक एसिड जो पहले ही डिस्कवर हो चुका है, बायोलॉजिस्ट तकरीबन 50 साल तक इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर रिसर्च करते रहे, यानी इसकी केमिकल कंपोजिशन को समझने के लिए इन्होंने 50 साल इसके ऊपर काम किया। और आखिरकार 1920 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसे P.A. लेविन कहते हैं। इसने डीएनए की केमिकल कंपोजिशन को अंडरस्टैंड किया, इसे समझा और इसे स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद बताया कि जो डीएनए है वो 3 तरह के कंपोनेंट से मिलके बना है। इनके अंदर पहला कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप जिसे PO4 कहते हैं। उसके बाद पेंटोस शुगर, अगर डीएनए के अंदर ये शुगर होगी इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर कहेंगे। अगर आरएनए के अंदर ये शुगर मौजूद होगी तो इसे राइबोस शुगर कहेंगे। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए और जहन नशीन कीजिए कि डीएनए केमिकली 3 तरह के कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला फॉस्फेट ग्रुप, उसके बाद पेंटोस शुगर, उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए के अंदर 2 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस पाई गई। पहली प्यूरीन थी, उसके बाद पेरीमिडीन थी। प्यूरीन को आपने याद रखना है, ये लार्ज होंगी और डबल रिंग्ड होंगी, यानी इसके अंदर 2 रिंग होंगे। और एग्जाम्पल्स हैं इनके अंदर एडिनिन जिसे हम कैपिटल A लिखते हैं, गवानीन जिसे हम कैपिटल G लिखते हैं। उसके बाद आपने पेरीमिडीन का बताना है। पेरीमिडीन स्मॉल हैं और सिंगल रिंग्ड हैं, यानी इनके अंदर एक ही रिंग मौजूद होगा। और इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं थायमीन जिसे हम कैपिटल T से लिखते हैं, साइटोसिन जिसे हम कैपिटल C से लिखते हैं। अगर RNA मौजूद होगा तो आरएनए के अंदर इस थायमीन की जगह यूरासिल होगा, यानी याद आपने ये रखना है कि आरएनए के अंदर थायमीन बेस नहीं होगी, थायमीन की जगह पर एक और बेस होगी जिसे हम यूरासिल कहते हैं। अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर जो है वो बने हुए हैं, एक एडिनिन का है, दूसरा साइटोसिन का है। एडिनिन चूँकि प्यूरीन है और हमने पढ़ा है इसके 2 रिंग होंगे, एक रिंग ये होगा और एक ये होगा और ये लार्ज होगा। उसके बाद साइटोसिन जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ये स्मॉल होगा और सिंगल रिंग्ड होगा। आपके सामने है, इसके अंदर एक ही रिंग मौजूद होगा और ये साइज के अंदर छोटा होगा एज कंपेयर टू प्यूरीन। तो ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखने हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का आपने बताना है। P.A. लेविन जिसने डीएनए को स्टडी किया और बताया कि चाहे हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है या हमारे पास आरएनए का मॉलिक्यूल है, ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना है। अब ये रिपीटिंग यूनिट कौन से हैं? ये यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, P.A. लेविन ने कहा चाहे हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, चाहे हमारे पास आरएनए का मॉलिक्यूल है,
ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनता है, यानी सिंपल यूनिट्स हैं जो बार बार एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जुड़ के ये क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। पहला पेंटोज शुगर, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर आएगा। हमारे पास ये वाली रिंग जो आपको नज़र आ रही है ये पेंटोज शुगर की है। ये पेंटोज शुगर अगर डीएनए का मॉलिक्यूल होगा डीऑक्सी राइबोज होगी, अगर आरएनए का मॉलिक्यूल होगा तो फिर राइबोज होगी। उसके बाद कार्बन नंबर 1 इसके साथ बेस अटैच होगी, कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, कार्बन 3 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा। अब क्या होगा, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप हमेशा जो है ये अवेलेबल होगा फॉर बाइंडिंग, ये बॉन्ड बनाने के लिए हर वक्त तैयार होगा। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जब नया न्यूक्लियोटाइड इसके साथ आके अटैच होगा तो नए न्यूक्लियोटाइड का ये फॉस्फेट ग्रुप इस पुराने वाले न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ अटैच होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसे हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। उसके बाद एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसका फॉस्फेट ग्रुप इस हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा, एक और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी चेन बनती जाएगी न्यूक्लियोटाइड की। अगर ये चेन जो है ये डबल स्ट्रैंडेड होगी तो इसे हम डीएनए कहेंगे, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड होगी तो फिर हम इसे आरएनए कहेंगे। उसके बाद हमने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो है वो डिफाइन करना है। अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, यानी ऐसा बॉन्ड जो एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ बनेगा और इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसे हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद था। जब ये दोनों आपस में कंबाइन किए वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हुआ और जो बॉन्ड इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बना हम इसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। एक दफ़ा फिर दोबारा सुन लीजिए, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते जाएंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए, जब मिलते जाएंगे एक लंबी चेन बनेगी। अगर ये चेन डबल स्ट्रैंडेड होगी तो ये डीएनए बन जाएगा, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड होगी तो आरएनए। तो यही है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। सिंपल लफ्ज़ों के अंदर समझेंगे, न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे केमिकली, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 पार्ट्स से पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, जब इन तीनों से बने हुए न्यूक्लियोटाइड मिलते जाएंगे ये डीएनए बनाएंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एरवन चारगाफ। एरवन चारगाफ ने कहा था कि इस डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद हैं, इनकी अबंडेंस इसने बताई थी। इसने कहा एडेनिन ऑलवेज इक्वल विद थायमीन, यानी जितनी एडेनिन की मिकदार होगी, जितनी एडेनिन की तादाद होगी उतनी ही थायमीन होगी। गवानीन ऑलवेज इक्वल विद साइटोसिन, गवानीन और साइटोसिन अपनी अबंडेंस में बराबर होंगी। प्यूरिन्स इक्वल विद पेरिमिडीन, जो प्यूरिन्स हैं वो उतनी होंगी जितनी ही पेरिमिडीन्स होंगी। प्यूरिन्स के अंदर हमने पहले ही पढ़ा है साइटोसिन होगी, थायामीन होगी, उसके बाद पेरिमिडीन के अंदर हमने पढ़ा है एडेनिन होगी और गवानीन होगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ रोज़ेलैंड फ्रैंकलिन। रोज़ेलैंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक के ऊपर काम किया। इसने डीएनए का एक सैंपल लिया, उस सैंपल का इसने जो है वो उसके ऊपर एक्सरेज को फॉल करवाया। जब एक्सरेज उस सैंपल के ऊपर बम्बार्ड किए, उसके ऊपर फॉल किए, उसके ऊपर फॉल करने के बाद ये डिफ्रैक्ट कर गए और डिफ्रैक्शन के बाद ये रेज जो है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पड़ी। इस फिल्म ने क्या किया, इस डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया। यानी हम कह सकते हैं कि केमिकल नेचर को समझने के बाद स्ट्रक्चर को समझने के अंदर हमें रोज़ेलैंड फ्रैंकलिन ने हेल्प की। एक्सरे डिफ्रैक्शन के ज़रिए इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोराइस विल्कन। मोराइस विल्कन ने प्रिपेयर किया डीएनए फाइबर्स।
यानी ऐसा डीएनए का मॉडल जो हमें फोटोग्राफिक फिल्म पर नज़र आया, इसने फाइबर से, धागे से इसका मॉडल बना दिया और कहा जो डीएनए ये हेलिकल शेप का है, हेलिक्स है, यानी जिस तरह स्प्रिंग होता है बिल्कुल डीएनए वैसा होगा। इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है और हर हेलिक्स का जो टर्न है वो 3.4 नैनोमीटर है। आपके सामने ये डीएनए की डायग्राम है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से बने हुए 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड आपस में कंबाइन करेंगे तो डीएनए का मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पर बेसिस मौजूद होंगी। एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, थायमीन के साथ साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा गवानीन के साथ। ये बॉन्ड इस डीएनए के मॉलिक्यूल को अनकॉयल होने से रोकते हैं, यानी ये डीएनए के दोनों थ्रेड इन बॉन्ड की वजह से आपस में जुड़े होंगे। उसके बाद यहाँ पर होगी मेजर ग्रूव और मेजर ग्रूव के अंदर 3.4 नैनोमीटर की है ये। उसके बाद बेसिस के दरमियान जो फासला है 0.34 नैनोमीटर और हमारे पास इस डीएनए का जो डायामीटर है वो 2 नैनोमीटर होगा। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए टॉपिक तो हमारा जो है वो डिस्कस हो चुका है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखी, फिर केमिकल कंपोजिशन देखी, फिर हमने वो साइंटिस्ट देखे जिन्होंने इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता होता है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आपने इसे याद कर लेना है। डीएनए को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। इनके अंदर पहला डिफरेंस ये है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा, यानी 2 स्ट्रैंड आपस में कंबाइन करेंगे, डीएनए बनाएंगे। अगर ये सिंगल स्ट्रैंड है तो फिर आरएनए कहलाएगा। न्यूक्लियोटाइड का देखेंगे, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद अगर पेंटोज शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर ऐसी शुगर को कहते हैं जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। डीएनए के अंदर ये डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, आरएनए के अंदर ये राइबोस शुगर होगी। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, डीएनए के अंदर एडेनिन होगी, थायमीन होगी, साइटोसिन होगी, गवानीन होगी, लेकिन आरएनए के अंदर एक बेस चेंज होगी। एडेनिन होगी, साइटोसिन होगी, गवानीन होगी, थायमीन नहीं होगी। थायमीन की जगह पर एक और बेस होगी और इस बेस को हम यूरासिल कहेंगे। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ ज़रूर आई होगी। अगर आपके जहन के अंदर कोई सवाल है या अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई हमें जो है वो सुजेशन देना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।